नाउ सेम प्रोग्राम में कल हम लोगों ने ये देख लिया था कि आर्मस्ट्रॉन्ग की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है। अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉलो करने थे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे अलग-अलग तरीके की फंक्शन के लिए, जो वैल्यू हम लोग स्टोर करवाएँगे उनके लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़र से इनपुट लिया था, जिस नंबर को हम चेक करने वाले हैं वो आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे ये पता लगाना है कि कितनी बार हमारा लूप चलेगा पावर कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हर एक नंबर के अंदर काउंट कितना है, मतलब ऑन टोटल कितने डिजिट्स हमारे पास में अवेलेबल है। तो काउंट ऑफ डिजिट्स के लिए हमने ये लूप एग्जीक्यूट किया था और हमें पता लग गया था कि 153 के अंदर हमारे पास में जो डिजिट्स हैं वो है टोटल 3। इस वाले पार्ट के अंदर किसी को कुछ कन्फ्यूजन, क्योंकि ये वाला पार्ट हमने पहले कर लिया है व्हाइल के साथ में। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ, नो वरीज़। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, ये तो आई थिंक सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। बेसिकली हर एक डिजिट जो हमारे पास में है, ये जो हर एक डिजिट हमारे पास में है, इस हर एक डिजिट की रेज़ टू द पावर का जो सम आता है, अगर वो सम इस हम ओरिजिनल नंबर के बराबर है, दैट इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रेज़ टू द पावर है क्या? तभी तो उसकी पावर कैलकुलेट करेंगे और तभी तो सम कैलकुलेट करेंगे और तभी तो कंपैरिज़न करेंगे। तो रेज़ टू द पावर होता है हमारे हर एक नंबर का काउंट ऑफ डिजिट। तो जो भी नंबर यहाँ पे यूजर ने इनपुट किया है, उसका काउंट ऑफ डिजिट कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पे व्हाइल लूप की हेल्प ली है। अब सिंपली हमें तब तक चेक करना है जब तक हमारा नंबर 0 नहीं हो जाता। एक-एक डिजिट हटती जाएगी तभी तो हमें पता पड़ेगा कि एक्चुअली में कितने डिजिट्स हैं उसके अंदर। तो व्हाइल नम इज़ ग्रेटर देन 0, अब यहाँ पे मुझे सिर्फ डिजिट्स को हटाना है, उन डिजिट को यूज़ करके कुछ वर्किंग इम्प्लीमेंट नहीं करवा रही। इसलिए मैंने यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर को काम में नहीं लिया है। चाहो तो ले लो, पर फिर उस वेरिएबल का कुछ यूसेज नहीं है, क्योंकि हम उसको अलग से फेच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिंपली डिवाइड इक्वल्स टू को काम में लिया है। यानी कि हर एक नंबर जो है हमारा, जो भी स्पेसिफिक नंबर है, वो 10 से डिवाइड होता रहेगा, तो हर एक डिजिट हमारी जो है वो बाद में हटती जाएगी और एक-एक करके मैंने इस काउंट वेरिएबल के अंदर सिंपली इंक्रीमेंट करवा है। तो 153 यहाँ पे ऑब्वियसली ग्रेटर देन है 0 से, कंडीशन ट्रू है हमारी। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूँ तो क्वोशंट में यहाँ पे हमें 15 रिटर्न होगा, तो अब नम के अंदर 15 असाइन हो गया, यानी कि 3 जो है वो हट चुका है। और काउंट में प्लस प्लस करने का मतलब इनिशियल वैल्यू 0 है, 0 में +1 करेंगे तो इट बिकम्स 1। सिमिलरली यहाँ पे फिर से हमारा लूप चलेगा, 15 अगेन इट्स ग्रेटर देन 0, फिर से कंडीशन ट्रू है। अब फिर से मुझे नेक्स्ट डिजिट को चेक करना है, तो मैंने फिर से डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म किया। 15 को 10 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट में 1 आएगा हमारे पास में। दोनों इंटीजर वैल्यूज है तो कभी भी पॉइंट में आंसर आता ही नहीं है, तो यहाँ पे क्वोशंट 1 और वो नम के अंदर असाइन करवा दिया। फिर काउंट प्लस प्लस, तो काउंट के अंदर 1 + 1 अगर हो तो वो 2 हो जाता है, तो काउंट के अंदर आ गया 2। सिमिलरली थर्ड टाइम ऑल्सो हमारा लूप चलेगा, 1 इज ग्रेटर देन 0, ऑफ कोर्स कंडीशन ट्रू है। फिर 1 होगा 10 से डिवाइड। अब यहाँ पे कभी भी हमारे पास में छोटे नंबर को अगर हम बड़े से डिवाइड करने का ट्राई करते हैं, तो वैसे तो मैथमेटिक्स में पॉइंट में आता है, लेकिन दोनों इंटीजर हैं इसलिए आंसर आया 0। फिर से काउंट में इंक्रीमेंट, तो इट बिकम्स 3। तो अब यहाँ पे जब फिर से एक और बार कंडीशन चेक होगा, तो नम भी 0 हो चुका है, तो 0 कभी भी 0 के बराबर होता नहीं है। फोर्थ टाइम हमारा लूप नहीं चलेगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई। तो इस लूप का जो रिजल्ट हमारे पास में आया है वो ये है कि काउंट वेरिएबल के अंदर हमने ये एक्सट्रैक्ट कर लिया है कि टोटल कितने डिजिट्स हमारे पास में अवेलेबल है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आई है कि मैंने जैसे-जैसे डिजिट्स के काउंट को कैलकुलेट किया है, वैसे-वैसे नंबर में से मेरी वैल्यू जो है वो लॉस होती गई। अब यहाँ पे अगर मेरी वैल्यू लॉस हो जाएगी, तो आगे मैं कैसे डिजिट्स को फेच करके उनका रेज़ टू द पावर निकालूँगी? तो इसीलिए यहाँ पे इस लूप से पहले मैंने एक टेम्प नाम के वेरिएबल के अंदर नम की वैल्यू को स्टोर करवा लिया। ताकि अगर नम फ्यूचर में लॉस हो भी जाता है, उसकी वैल्यू किसी कैलकुलेशन की वजह से 0 हो भी जाती है, तो उसे हम वापस से रिकवर कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेम्प वेरिएबल। तो अब यहाँ पे नम तो 0 हो चुका है, तो मैंने फिर से लिख दिया नम इज़ इक्वल्स टू टेम्प। तो अब नम के अंदर वापस 153 आ चुका है। सेम गोज़ फॉर द काउंट वेरिएबल एज़ वेल। काउंट के अंदर करंटली हमारे पास में 3 एज़ अ वैल्यू स्टोर्ड है।
पर यहाँ पे फ्यूचर में जब हम पावर वाला लूप चलाएंगे तो काउंट की वैल्यू भी हमारे पास में 0 हो जाएगी। अब हर एक डिजिट के साथ में सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो पहले डिजिट में ही काउंट की वैल्यू 0 हो गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे भी काउंट के केस में भी एक टेम्पररी वेरिएबल बनाया है CNT नाम का, जो करंटली इसकी वैल्यू को होल्ड कर रहा है। तो फ्यूचर में काउंट की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो हम इस वेरिएबल की हेल्प से इसकी वापस से वैल्यू को रिकवर कर सकते हैं। इतना पार्ट अभी तक हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। नाउ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज डन। हमें ये कहा गया था कि हर एक डिजिट को फेच करके उसकी पावर का सम निकालना है। तो कितनी बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे या रेज टू द पावर कितनी होगी वो तो हमने पता लगा लिया। तो बस अब करना क्या है, अब एक एक करके हमें डिजिट्स को फेच करना है और उनकी पावर कैलकुलेट करनी है और सम करवाना है। तो सबसे पहले डिजिट फेच करने के लिए वही सेम कंसेप्ट है। मैंने फिर से लिखा है while num is greater than 0। अब यहाँ पे num के अंदर मैंने वापस से वैल्यू रिस्टोर करवा ली है temp की हेल्प से, तो अब इसके अंदर 153 ही है। तो 153 ऑब्वियसली हमारा 0 से बड़ा है, लूप की कंडीशन ट्रू है, इसके अंदर आएंगे। लिखा है मैंने num mod by 10। तो डिवीजन ऑपरेशन अगर हम परफॉर्म करते हैं तो रिमाइंडर के अंदर क्या आएगा हमारे पास में, 153 को 10 से अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर आएगा हमारे पास में 3। तो रिमाइंडर को ऑब्टेन करने के लिए सेम मॉडुलस ऑपरेटर, डिजिट के अंदर आ गया हमारा 3। अब इस डिजिट को मुझे ओरिजिनल नंबर में से हटाना भी है, सिर्फ क्वेश्चन पार्ट को हमें एक्सट्रैक्ट करना है। तो num डिवाइड बाय इक्वल्स टू 10। तो अब 15 इसके अंदर आ जाएगा। अब डिजिट हमने पता लगा ली है, कितनी पावर कैलकुलेट करनी है वो भी पता लगानी है, लेकिन मल्टीप्लाई करवाएंगे तभी तो पावर काम करेगा। तो मैंने इसी लूप के अंदर एक और लूप यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है हर एक डिजिट की पावर को कैलकुलेट करने के लिए। अब कितनी बार पावर कैलकुलेट करनी है, जितना हमारा काउंट आया है उतनी बार। तो while count is greater than 0, 3 is greater than 0, काउंट के अंदर हमने 3 अभी पता लगाया कि 3 है वैल्यू, तो 3 is greater than 0। तो क्या करो, यहाँ पे हर एक डिजिट की रेज टू द पावर कैलकुलेट करते जाओ। अब यहाँ पे होता क्या है, जब भी हम पावर कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको कहा 2 रेज टू द पावर ऑफ 2, तो 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। मैं कहूँ 2 रेज टू द पावर ऑफ 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने कुछ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस परफॉर्म किए। तो वही सेम कंसेप्ट है, वही सेम मल्टीप्लिकेशन हमें यहाँ पे भी परफॉर्म करना है। 3 इज ग्रेटर देन 0, ऑफ कोर्स कंडीशन ट्रू है, लूप के अंदर आएंगे। पावर इज इक्वल्स टू पावर मल्टीप्लाई बाय डिजिट। अब पीओडब्ल्यू वेरिएबल यानी कि पावर वेरिएबल के अंदर है क्या, 1 है। तो अगर मैं 1 को डिजिट से यानी कि 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आता है मेरे पास में 3। उसके बाद मैंने क्या किया, काउंट को मैंने यहाँ पे डिक्रीमेंट कर दिया। अगर इसको डिक्रीमेंट नहीं करोगे तो काउंट की वैल्यू हमेशा 3 रहेगी और 3 हमेशा 0 ही से बड़ा ही होता है, तो इनफाइनाइट लूप चल जाएगा। तो यहाँ पे किसी न किसी तरीके की एंडिंग कंडीशन तो स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। तो मैंने कर दिया यहाँ पे काउंट माइनस माइनस, तो अब काउंट की वैल्यू हो गई 2। फिर से एक और बारी लूप चलेगा, 2 ऑब्वियसली हमारा 0 से बड़ा है, फिर से कंडीशन ट्रू हो गई। फिर से पावर वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, POW इज इक्वल्स टू POW मल्टीप्लाई बाय डिजिट। तो लास्ट टाइम इस वेरिएबल की वैल्यू क्या थी, 3। 3 को हम डिजिट से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, डिजिट के अंदर भी 3 ही है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 बिकम्स 9। फिर से काउंट के अंदर डिक्रीमेंट करवाया तो 2 माइनस 1, अब इसकी वैल्यू 1 हो गई। 1 ऑब्वियसली 0 से बड़ा है, तो फिर से हमारा एक और बार लूप चलेगा। फिर से हम पावर को डिजिट से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। लास्ट टाइम पावर थी हमारी 9, तो 9 को अगर मैं डिजिट से यानी कि 9 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो इट इज 27। और अब हमारे काउंट की वैल्यू हो चुकी है 0, तो फोर्थ टाइम लूप चलेगा ही नहीं, 0 0 से बड़ा होता ही नहीं है। और अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें, 3 रेज़ टू द पावर 3 अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वो भी हमारा 27 ही आता है। तो यहाँ पे 3 को पहले 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आया, फिर 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में 27 आया। तो यही काम हमने यहाँ पे लूप की हेल्प से किया है। अब यहाँ पे इस 3 के बारे में तो मुझे डायरेक्टली बोल दिया गया था, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि डिजिट एक्चुअली में आने क्या वाली है। इसीलिए पहले मैंने इसे 1 से मल्टीप्लाई करवाया है कि जो भी यहाँ पे डिजिट आए पहले उसे 1 से मल्टीप्लाई करवाओ, तो एक पहला नंबर हमारे पास में आ जाएगा। फिर उसको बारी-बारी मल्टीप्लाई करवाते रहेंगे तो उसका रेज़ टू द पावर कैलकुलेट होके आ जाएगा।
तो यही प्रोसेस इस लूप के अंदर मैंने इम्प्लीमेंट करवाया है। अब ये तो 3 के केस में है। नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तब 5 के साथ में भी सेम स्टोरी फॉलो करनी है और 1 के साथ में भी सेम स्टोरी फॉलो करनी है। लेकिन यहाँ पे काउंट वाला पार्ट तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि काउंट की वैल्यू हमने 0 कर दी और 0 कभी 0 से बड़ा नहीं होता है, तो उस केस में ये लूप कभी चलेगा ही नहीं। लेकिन हमने तो काउंट की वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रखी है, तो उसे रिकवर कर सकते हैं, उसे रीस्टोर कर सकते हैं। तो इसीलिए इस लूप के ओवर होने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा है काउंट इज इक्वल्स टू CNT। तो फिर से काउंट के अंदर 3 वैल्यू असाइन हो गई। अब यहाँ पे करना क्या है? डिजिट एक्सट्रैक्ट कर ली, पावर कैलकुलेट कर ली, बस पावर्स का 1 बाय 1 सम करवाना है। तो पहले जो पावर निकाली है उसका तो सम करवा ले, बाद का तो बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे ओरिजिनली सम के अंदर 0 है, पावर के अंदर है 27, तो 0 प्लस 27 यहाँ पे सम के अंदर आ गया हमारा 27। तो अभी करंटली पावर के अंदर 27 है, काउंट के अंदर 3 है और सम के अंदर भी 27 ही है। अब ये प्रोसेस हमारा एक और बार चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि नंबर अभी भी हमारा 0 से बड़ा है। नम को जो डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म किया था उसके अंदर 15 है वैल्यू एंड 15 इज ग्रेटर देन 0। तो अब फिर से हमारा ये लूप चलेगा और सेम प्रोसेस यहाँ पे परफॉर्म होगा। 15 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू, लूप के अंदर आएंगे, डिजिट एक्सट्रैक्ट करी है मॉडुलस ऑपरेटर की हेल्प से, तो 5 आ जाएगा। उसके बाद डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म किया कोशेंट एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो 5 हट जाएगा और 1 यहाँ पे बचेगा। अब यहाँ पे देखिए, मैंने इस लूप से पहले पावर को 1 कर रखा है। अब इसका रीजन क्या है? पावर को क्यों यहाँ पे 1 कर रखा है? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे पावर को 1 नहीं करूंगी तो लास्ट टाइम इसकी वैल्यू क्या है? 27। तो 27 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। ऐसे नहीं करवाना, हर एक डिजिट की इंडिविजुअल पावर निकालनी है। जो पहले पावर निकाली उसको और कॉम्प्लिकेट करके बड़ा नंबर नहीं बनाना, हर एक डिजिट का इंडिविजुअल। इसीलिए फिर से दोबारा से यहाँ पे 1 से मल्टीप्लिकेशन होना स्टार्ट होगा। तो अब यहाँ पे वही सेम प्रोसेस, काउंट की वैल्यू हमने रीस्टोर करवा ली थी, तो उसके अंदर फिर से अब 3 ही आ चुका है। 3 इज ग्रेटर देन 0, लूप की कंडीशन ट्रू, स्टेटमेंट लूप के अंदर आएंगे, पावर मल्टीप्लाई बाय डिजिट, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज इक्वल्स टू 5। काउंट में डिक्रीमेंट हुआ तो बन गया वो 2। 2 फिर से 0 से बड़ा है, फिर से डिजिट वाला ये पावर वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इट बिकम्स 25। फिर से काउंट के अंदर डिक्रीमेंट होगा, ये हो गया 1। फिर से यहाँ पे लूप की कंडीशन चेक होगी, 1 इज ग्रेटर देन 0, ऑफ कोर्स कंडीशन ट्रू है, लूप के अंदर आएंगे। लास्ट टाइम वैल्यू थी 25, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 5 विच बिकम्स 125। अब काउंट के अंदर 0 हो गया, तो इस पार्ट पे आके हमारा लूप का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है और यही होता है 5 रेज टू द पावर ऑफ 3। तो यहाँ पे बिल्कुल सही पावर हमने कैलकुलेट कर ली है। अब फिर से हमारा जो काउंट है वो 0 हो गया, तो मैंने फिर से यहाँ पे CNT वेरिएबल की हेल्प से इसकी वैल्यू को रिकवर कर लिया। काउंट इज इक्वल्स टू CNT, यानी कि 3 इसके अंदर असाइन हो जाएगा। अब 5 की भी पावर मैंने कैलकुलेट कर ली है, तो उसे करना क्या है? ऐड करवाना है प्रीवियसली पावर जो कैलकुलेट किया उसके अंदर। तो प्रीवियसली सम के अंदर था 27, 27 में पावर यानी कि 125 को ऐड कर दूं तो इट बिकम्स 152। तो यहाँ पे 3 को एक्सट्रैक्ट करके उसकी पावर कैलकुलेट करके सम करवा दिया, 5 को एक्सट्रैक्ट करके उसकी पावर कैलकुलेट करवा के उसका भी सम करवा दिया। लेकिन अभी भी नम के अंदर हमारे पास में 1 बाकी है, तो एक और बार ये सेम प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। 1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, आएंगे लूप के अंदर। डिजिट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मॉडुलस ऑपरेटर, डिजिट में आ गया 1। अब 1 को अगर 10 से डिवाइड करूं तो कोशेंट में हमारे पास में 0 आता है, नम के अंदर हो गया 0। अब फिर से वही 1 से स्टार्ट करना है, नहीं तो 152 से मल्टीप्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये नहीं करना, स्टार्ट से करनी सारी चीज। तो POW इज इक्वल्स टू 1। काउंट के अंदर वैल्यू रिकवर कर ही ली थी हमने, तो फिर से वही सेम प्रोसेस, 3 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे पावर के अंदर भी 1 है और डिजिट के अंदर भी 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 1। काउंट के अंदर डिक्रीमेंट, फिर से लूप की कंडीशन चेक, 2 ग्रेटर देन 0, फिर से मल्टीप्लीकेशन, तो पावर के अंदर 1 ही है और डिजिट के अंदर भी 1 ही है, तो फिर से 1 आ गया। फिर से काउंट के अंदर यहाँ पे हमारे पास में डिक्रीमेंट,
फिर से 1 इज ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू, पावर के अंदर 1 ही था और डिजिट के अंदर भी 1 ही है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 1। काउंट के अंदर फिर से डिक्रीमेंट, अब 0 0 से बड़ा नहीं होता है, कंडीशन फॉल्स, आ गए लूप के बाहर। फिर से ये काउंट वाला स्टेटमेंट है, वैल्यू को रिकवर करने के लिए मान लीजिए 4 डिजिट का हमारे पास में कोई नंबर होता, तो उस 4th डिजिट के लिए भी हमें सेम प्रोसेस करना पड़ता, तो इसलिए फिर से वैल्यू रिस्टोर कर ली और सम का प्रोसेस मैंने यहाँ पे फिर से एग्जीक्यूट करवा लिया। 152 प्लस जो नई पावर कैलकुलेट करी है दैट इज 1, तो ये आ गया हमारा 153। अब हर एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट करके उसकी पावर को कैलकुलेट करवा के मैंने यहाँ पे तीनों डिजिट्स का सम कैलकुलेट कर लिया। अब जो ये फाइनल सम मैंने कैलकुलेट किया है, अगर ये हमारे ओरिजिनल नंबर के बराबर हो जाता है, तब वो कहलाता है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो ये सम ओरिजिनल नंबर के बराबर है, यानी कि इक्वल्स टू है, उसके लिए इक्वल्स टू ऑपरेटर होता है। ठीक है? तो यहाँ पे अब नम की वैल्यू तो हमारी लॉस हो चुकी है, तो यहाँ पे नम को तो हम कंपेयर कर ही नहीं सकते, लेकिन नम की वैल्यू को हमने टेम्प नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रखा है, तो इसीलिए इस लूप के बाद, नेस्टेड लूप के बाद मैंने स्टेटमेंट लिखा है, इफ टेम्प इज इक्वल्स टू सम, यानी कि हमारे नंबर की जो वैल्यू है, जो ओरिजिनल नंबर है हमारा, अगर वो इस सम के बराबर आ जाता है, देन प्रिंटफ परसेंट डी इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अब कौन सा परसेंट डी? जो टेम्प के अंदर वैल्यू है वो। और एल्स मान लीजिए दोनों बराबर नहीं आते हैं, तो प्रिंटफ परसेंट डी इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। फिर से टेम्प की वैल्यू को मैंने प्रिंट करवा दिया, जो ओरिजिनल नंबर है उसको प्रिंट कराया, देन गेट सी एच एंड देन है हमारा कर्ली ब्रेसेस खत्म। तो एक सिंगल आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को चेक करने के लिए हमें इतने सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। मैंने बहुत ट्राई किया है तीनों के डायग्राम मेंशन करने का। किसी को कुछ भी कन्फ्यूजन है अभी भी तो प्लीज़ आप लोग हैंड रेज़ करके मुझे बता दीजिए। देखिए, आप सब लोगों ने मुझसे बहुत बारी पूछ लिया है कि इनफाइनाइट लूप को कैसे रोकते हैं, तो फाइनली आज मैंने उसका प्रोग्राम यहाँ पे मेंशन कर दिया है, क्योंकि अब हम यहाँ पे स्टार पैटर्न्स क्रिएट करने वाले हैं और स्टार पैटर्न्स में बहुत बार इनफाइनाइट का प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहले प्रोग्राम देख लेते हैं, फिर इसका एग्जीक्यूशन देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे प्रिंटफ और स्कैनफ के लिए हमें stdio कोनायो काम में लेना पड़ता है, गेट clrs या गेटसेट वगैरह के लिए, तो ये 2 हेडर फाइल्स तो है ही। लेकिन यहाँ पे इनफाइनाइट लूप को रोकने के लिए जो हम फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन काम में ले रहे हैं, दैट इज़ kbhit, ठीक है? किसी भी की के हिट होने पर, किसी भी की को जब हम प्रेस करते हैं तो क्या काम करवाना है, दैट इज़ kbhit, और ये भी प्रेज़ेंट होता है हमारा कोनायो हेडर फाइल के अंदर। अब जैसे ही कोई की प्रेस करती है, वैसे ही हमें अपने प्रोग्राम से बाहर आना है। तो डायरेक्टली प्रोग्राम से बाहर आने के लिए एग्जिट मेथड मैंने आपको पहले, एग्जिट फंक्शन मैंने आपको पहले भी बताया है, और ये प्रेजेंट होता है हमारा stdlib.h हेडर फाइल के अंदर। अब यहाँ पे जो मैंने प्रोग्राम क्रिएट किया है, सबसे पहले मैंने मेन स्टार्ट किया है, फॉलोड बाय CLR STR, और उसके बाद मैंने यहाँ पे व्हाइल के साथ में किसी तरीके का इनिशियलाइजेशन वगैरह नहीं किया। मुझे क्या करना है, मैसेज डिस्प्ले करवाना है। जैसे कि हम लोग कभी एटीएम वगैरह में जाते हैं तो हम वहाँ पे कंटिन्यूअस लूप में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चलता रहता है, कंटिन्यूअसली सेम एडवर्टाइजमेंट प्ले होता रहता है ना। हम यहाँ पे जब कार्ड इंसर्ट करते हैं तब जाके स्क्रीन चेंज होती है, नहीं तो वो इन्फिनिटली स्टेट में वही प्ले होता रहता है। तो लगभग उसी जैसा काम मुझे कुछ करवाना है। मुझे हेलो मैसेज बार-बार डिस्प्ले करवाते रहना है। तो यहाँ पे इन्फिनाइट स्टेट है मेरी, व्हाइल मैंने 1 लिखा है तो जब तक कंडीशन ट्रू है, अब 1 तो हमेशा ट्रू ही रहेगा, तो व्हाइल की कंडीशन हमारी इन्फिनाइटली ट्रू रही। अब इसके अंदर मैंने सिंपली लिखा है प्रिंट एफ एंड हेलो, तो मेरा मैसेज प्रिंट होता रहेगा। अब किसी भी तरीके की एंडिंग कंडीशन नहीं दी है, तो ये तो प्रिंट करता रहेगा नॉन स्टॉप। अब यहाँ पे मैंने एक एंडिंग कंडीशन या किसी भी इनफाइनाइट लूप को अगर आपको रोकना हो, तो आपको इफ के साथ में kbhit फंक्शन को काम में लेना है। तो इफ फॉलोड बाय पैरेंथेसिस हमारे फंक्शन का नाम, और ये भी क्योंकि फंक्शन है तो पैरेंथेसिस ही आएंगे। अब इसका मतलब ये है कि जब भी यूजर कीबोर्ड से कोई की प्रेस करता है, तो क्या काम करवाना है। तो जैसे ही यूजर कोई भी की प्रेस करेगा, किसी भी तरीके की प्रेस करेगा, तो ये क्या करता है, ये हमें एक नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करने का काम करता है। नॉन जीरो का मतलब 1 2 3 4 किसी भी तरीके की वैल्यू यहाँ पे हमें रिटर्न होगी।
और वो सारी वैल्यूज क्या होती है, ट्रू होती है। तो इफ की कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो जो भी इसके अंदर लिखा हुआ होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इसके अंदर मैंने लिखा है एग्जिट ऑफ 0। तो जैसे ही हम कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक नॉन जीरो वैल्यू आएगी, इफ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हम हमारे प्रोग्राम से एग्जिट कर जाएंगे। तो किसी भी लूप में अगर आपको ऐसा लगता है कि इन्फिनिट वाला प्रॉब्लम आ सकता है तो ये 2 स्टेप्स आपको लिखने हैं। कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करोगे, ABCD XYZ, एस्केप, एंटर, हर एक की के प्रेस करने पर ये नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा और हमारे लूप से हम बाहर आ जाएँगे। एक बार इसका एग्ज़ीक्यूशन देख लेते हैं कि आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये काम कर रहा है। यहाँ पे फ़ाइल मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर ली है। ये है मेरी इनफाइनाइट वाली फ़ाइल। सेम वही कोड है, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको कंपाइल करके, अभी वार्निंग आ रही है, वार्निंग का रीज़न मैं आपको बाद में बताती हूँ। और इसको मैं एग्ज़ीक्यूट करती हूँ तो देखिए कंटीन्यूअस मेरा लूप यहाँ पे चल रहा है। जैसे ही मैं कोई भी की प्रेस करूँगी, हम आ गए एडिटर से बाहर। तो कोई भी की प्रेस करने पर ये एक नॉन ज़ीरो वैल्यू रिटर्न करेगा और एग्ज़िट करने पर हम यहाँ पे बाहर आ जाएँगे। ठीक है? तो अब आपने जो भी प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट किए हैं उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप कुछ इस तरीके की फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब कल से हम लोग स्टार पैटर्न वाले प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। तब तक जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट कर लेना, लूप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ओके गाइस? थैंक यू एवरीवन।